नमस्कार दोस्तों, यह यूपी टेट, यूपी पुलिस इत्यादि एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए यह सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं, हम लोग प्रश्नों के साथ व्याख्या भी देखेंगे ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों के संबंध में विकल्प के साथ जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम लोग पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में मौखिक अव्यक्त का रूप है। तो मौखिक जो अव्यक्त है वो आशु भाषण होगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या है दिया गया है। तो आंसर डी, आशु भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। आशु भाषण जो है भाषण का वह तरीका होता है जिसमें भाषण करता भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है, और जो शेष लेखन से संबंधित है। तो लेखन में आपका श्रुति लेख और सुलेख ये लेखन से संबंधित है, और मौखिक अभिव्यक्त आपका ऑप्शन डी होगा। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में आपका हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। इसकी 5 जो है उपभाषाएं हैं में, और जो इस प्रकार है: पूर्वी हिंदी, इसमें बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी, और पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी भोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी और बांगरू। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। फिर आपका तीसरा उपभाषा है बिहारी, इसमें मैथिली, मगही एवं भोजपुरी आता है। पांचवा आपका राजस्थानी और मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। और पहाड़ी हिंदी आपके अंदर कुमाऊँ और गढ़वाली आती है। राजस्थानी हिंदी को पश्चिम हिंदी के ही अंतर्गत रखा गया है। तो कुल 5 उपभाषाएं हैं। कुल मिलाकर आपका 17 बोली आपका हो रहा है। और दक्षिणी हिंदी को पूर्व रूप जो है ये खड़ी बोली है। यानी कुल मिलाकर कुल 18 बोलियां हैं। तो जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी भाषा में कितनी उपबोलियां हैं, तो आपका कुल 18 बोली हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो ये आपका कवि वचन, सुधा और हिंदी प्रदीप है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में है, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है ये भारतीय युग की प्रकाशित पत्रिका युग्म है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1968 में काशी से भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया है। यह एक मासिक पत्रिका है। और हिंदी प्रदीप का प्रकाशन प्रयागराज सन 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने किया है। यह भी एक मासिक पत्रिका है। तो दोनों पत्रिकाएं जो है मासिक पत्रिका है, और यह भारतीय युग की पत्रिका है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तो तद्भव पत्रिका के जो संपादक हुए ये अखिलेश जी हुए। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और ये तद्भव पत्रिका जो है ये आधुनिक काल की कविता है। आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी थे। यह लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। यह मासिक पत्रिका है। मूलतः यह आधुनिक रचनाशीलता पर आधारित है, अर्थात यह पत्रिका जो है आधुनिक काल की पत्रिका है। अगला सवाल है, 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लव जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह आपका जनिक की है। जनिक इसके रचनाकार है, और यह आपकी जो रचना है परमाल रासों से लिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हम लोग तो व्याख्या है, ये पंक्ति दिए है, 12 बरस लव कुकर जिए और 13 लव जिए सियार। यह पंक्ति जो है जनिकृत परमाल रासों से है। यह आल्हा खंड से है। तो यह ग्रंथ आल्हा छंद में रचित है, और यह वीरों में उत्साह जगाने वाला है, यानी यह वीर काव्य है। अगले का विद्यापति की है जो कृतियां हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। ये आपके विद्यापति की रचना है। और चंद्रभद्र राय ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, तथा नरपत नाल ने बिसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा है। तो बिसल देव रासो जो है ये श्रृंगार काव्य से ओत पोत रचना है। इकलौती ये जो रचना है आदिकाल की, ये बिसल देव रासो यह श्रृंगारिक काव्य है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है?
तो मॉरिशस, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। मॉरिशस में यह भोजपुरी यानी हिंदी की जो उप बोली है भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी, मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है। तो आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, मगर राजभाषा है। मॉरिशस में हिंदी का इतिहास 150 वर्ष पुराना है। यहाँ 150 वर्ष पुराना, जब अंग्रेज आए थे तो यहाँ से भारतीयों को मॉरिशस ले गए थे, तो वही लोग वहाँ जाकर के हिंदी बोलते हैं। और उस हिंदी में उन्होंने वहाँ जाकर बहुत काम किया। साहित्य, पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो, शिक्षण माध्यम इत्यादि में हिंदी को अपनाकर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया है। तो यहीं के लोग जाकर के वहाँ हिंदी का विकास किए हैं। तो मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है, अर्थात भोजपुरी बोली जाती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर जो है ये ब्रज भाषा की रचना है, और ये ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अवधी, बुंदेली और छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा से संबंधित है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अवधी, बुंदेली और छत्तीसगढ़ी हिंदी की किस उपशाखा की बोली है? कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, तो ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। यानी नकारात्मक शब्द जहाँ आ जाए, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता है, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। और भाववाच्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है। आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं। यहाँ दिया गया है, तो व्याख्या में है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में जो है ये भाववाच्य है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तथा क्रिया का स्वरूप कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर के भाव के अनुसार होता है, यानी भाव को प्राथमिकता दी जाती है। जबकि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग के वचन के अनुसार होता है, एवं कर्मवाच्य में भी क्रिया कर्म लिंग और वचन के अनुसार होती है। तो यानी कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, गेहूं का तत्सम शब्द है, तो यहाँ ऑप्शन ए गोधूम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आइए इसका व्याख्या भी हम लोग देखते हैं। गोधूम जो है गेहूं का तत्सम शब्द है। इसी तरह गाय का तत्सम गो है, और गोबर का तत्सम गोमय है, और गोधन भी तत्सम शब्द है। गोधन का मतलब यहाँ हुआ कि गाय धन, यानी गाय जो है वैदिक काल में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग होता था, इसलिए गोधन जो है तत्सम शब्द है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है तो जिसे मापा तौला जा सके? वो परिमाण बोधक होगा। ऑप्शन सी जो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 4 गज को मापा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 4 गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। तो पहला जो है निश्चित परिमाण बोधक, और दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक। जैसे यहाँ निश्चित परिमाण बोधक, वैसे जैसे यहाँ 4 गज मलमल जो है ये निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। अनिश्चित में जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, बहुत कुछ, तो ये जो आपका अनिश्चित परिणाम बोधक हो जाएगा। यानी जिसको न गिना जा सके न मापा तौला जा सके, वो अनिश्चित परिणाम बोधक हो जाएगा। यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। वैसे विशेषण के जो है 4 प्रकार होते हैं। तो पहला गुणवाचक, जैसे काला, गोरा, छोटा बड़ा। संख्यावाचक विशेषण दूसरा है, यानी जैसे जहाँ संख्या हो 1 2 3, या स्थानवाचक जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह भी आपका संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण जैसे 4 गज मलमल, 2 लीटर दूध इत्यादि, ये आपका परिणामवाचक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण, यानी संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आ जाए वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे यह लड़का है, तो जो यह जो है संज्ञा से पहले आ गया, ये आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो आपका ऑप्शन बी अनुग्रहित जो है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला, निमीष शब्द का पर्याय, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी क्षण हो जाएगा। यहाँ क्षण, जैसे निमीष का जो है शाब्दिक होगा अल्प समय, अल्प क्षण या अल्प समय, तो यहाँ क्षण दिया है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग इसका स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में आपका ऑप्शन डी
व्यंजन संधि। तो आइए इसका नियम देखते हैं, स्वच्छंद में कैसे व्यंजन संधि हुआ, इसका व्याख्या देखते हैं। तो ये आपका स्वच्छंद का विच्छेद है, देखिए स्व जोड़ स्वच्छंद हो गया है। तो इसका नियम है, नियम यह है, जब व्यंजन संधि के नियम के अनुसार यदि किसी भी ह्रस्व स्वर, किसी भी ह्रस्व स्वर आपका अ, ई, उ और री, ये आपके 4 ह्रस्व स्वर हैं, और अ के बाद छ वर्ण आता है, तो छ से पहले आधा च जोड़ दिया जाता है। क्या हो जाता है? आधा च जोड़ दिया जाता है, छ से आधा च जोड़ दिया जाता है। देखिए इसी नियम के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे अनु जोड़ छेद। देखिए यहाँ अनु जो है तो न में उ लगा है, तो ये ह्रस्व स्वर है, और जोड़ के बाद छ है तो च में बदल गया है। इसी तरीके से परिच्छेद और विच्छेद के उदाहरण हैं। अगला, तो ये आपके व्याख्या है। तो अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।